क्रोमोजोम। क्रोमोजोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोजोम क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर है। इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन्स। और क्रोमोजोम रहता कहाँ है? सेल के न्यूक्लियस में, और जिसमें कि क्रोमोजोम जो होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स को कैरी कौन करता है? क्रोमोजोम, और जो कि बना हुआ होता है डीएनए का। क्रोमोजोम आपको न्यूक्लियस में रहता है, धागे की तरह इसका स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एंड फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड विच कैरीज द जीन्स। डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम की संख्या भी अलग अलग होती है। ए जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का एक यूनिट है। ऑन अ क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम में जीन जो होता है वो क्या होता है? एक यूनिट होता है डीएनए का, विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। जो कि एक प्रोटीन के सिंथेसिस से बना हुआ होता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में एक निश्चित कैरेक्टर्स को वाहक होता है, एक निश्चित कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? जीन, जो कि एक यूनिट ऑफ डीएनए का बना होता है, जो एक प्रोटीन से सिंथेसिस होता है, और आपका स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है। जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोजोम पर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोजोम विच कंट्रोल वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और एक क्रोमोजोम में, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोजोम है, यह आपका क्रोमोजोम है। ये क्रोमोजोम पाया कहाँ जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में। तो देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और एक क्रोमोजोम में हजारों की संख्या में डीए जीन मौजूद होते हैं। एक दो नहीं, हजारों की संख्या में जीन मौजूद होते हैं, जो कि जीन आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Genes are actually units of heredity which transfer characteristics or traits from parents to their offspring during reproduction। और ये जीन ही है जो कि आपको हेरिडिटी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल है। यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी कौन है? तो जीन। जीन ही है जो कि हमारा यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है। जब आप एक छोटे से पार्ट को यहां से निकालिएगा तो ये आपका जीन का स्ट्रक्चर है, जो कि डीएनए का बना होता है, और जीन ही रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, है ना। और जीन जो होते हैं आपको एक पेरेंट्स से, जब चाइल्ड आता है तो पेरेंट्स और चाइल्ड से जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स का वाहन होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो इस जीन के माध्यम से ही जाते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ह्यूमन में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, वो सारे गुण का लेखा जोखा कि कैसा गुण रहेगा, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है यह जीन। हमारे शरीर में जो मौजूद क्रोमोजोम में जीन है वही डिफाइन करता है कि हमारी आंखें कैसी रहेगी, हमारे बाल कैसे रहेंगे, हमारी हाइट कितनी रहेगी, हमारा कलर कितना रहेगा, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जीन। जीन वर्क्स इन पेयर्स। जीन वर्क करता है पेयर्स में, यानी जब भी जीन रहेगा तो वो हमेशा जोड़े में ही मौजूद रहेगा। इन डायग्राम्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हेरिडिटी जीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स। जब भी हम लोग डायग्राम्स में या हेरिडिटी में एक्सप्लेन करेंगे जीन्स को, तो वहां जीन्स का डिनोशन जो होगा, डिनोट जो करेंगे वो लेटर्स के द्वारा, यानी ए बी सी डी, इन सब लेटर्स के द्वारा डिनोट करते हैं, चाहे वो कैपिटल हो या वो स्मॉल हो। जीन्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन द सेम लेटर्स। और एक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग सेम लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the genes for tallness is represented by the letter T, कैपिटल टी। यदि हमें टॉलनेस को दिखाना है तो हम दिखाते हैं कैपिटल टी से, यानी हाइट का टॉलनेस दिखा रहे हैं तो किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल टी से। वेयर एज द जीन फॉर डॉर्फनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल टी।
अब दोनों तो ये हाइट से रिलेटेड है ना, हाइट से रिलेटेड है एक टॉलनेस, तो टॉलनेस को हम दिखाएं कैपिटल टी से और डॉर्फनेस को दिखाएं स्मॉल टी से। द लेटर्स टी एंड टी एक्चुअली रिप्रेजेंट टू फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। ये टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, टू फॉर्म्स हैं सेम जीन के, विच कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म के लेंथ को कंट्रोल करता है। से द लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट, जैसे कि लेंथ ऑफ स्टेम ऑफ ए प्लांट को अगर दिखाना है तो हम इसे जब भी दिखाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं तो दोनों कैपिटल टी में रहेगा। Genes had not been discovered at the time when Mendel conducted his experiments on pea plants to study the inheritance of characteristics। जिस समय मेंडल साहब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर अध्ययन कर रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर अध्ययन कर रहे थे, उस समय जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस समय जीन्स की खोज नहीं हुई थी मेंडल के समय। द टर्म फैक्टर्स, तो उन्होंने जीन के जगह पर एक टर्म दिया फैक्टर्स, क्योंकि जीन की कोई खोज खबर नहीं थी, तो उन्होंने अपने को जब वो एक्सपेरिमेंट में पाए तो वो उन्होंने क्या कहा, फैक्टर्स कहा जीन को, which were used by Mendel as carrier of heredity information are known as genes। जो कि आज के डेट में फैक्टर्स जो है वो क्या है, हमारा जीन्स है। जीन्स ने मेंडल साहब ने जो पाया कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसे डिफाइन किया कैसे, फैक्टर्स में, कि फैक्टर्स जो है वो कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जिसे कि आजकल हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जीन्स फॉर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डोमिनेंट और रेसेसिव। अब किसी भी पर्सन में या ऑर्गेनिज्म में जो जीन कंट्रोल करते हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि हाइट को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो हाइट का टू टाइप्स होगा, एक टॉलनेस होगा, तो दूसरा हमारा क्या होगा, डॉर्फनेस होगा, है ना। टॉलनेस होगा तो सेकंड क्या होगा, डॉर्फनेस होगा। हाइट के टू ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो टॉलनेस है ये हमारा डोमिनेंट हो गया, टॉलनेस हमारा क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और डॉर्फनेस हमारा हो जाता है रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो दो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक अच्छा वाला गुड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे डोमिनेंट कहते हैं, और एक बैड कैरेक्टरिस्टिक्स जो पसंद नहीं करते हैं उसे रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। सिंपल वर्ड में, the gene which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is known as a dominant gene। अब वह जीन जो डिसाइड करता है कि अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म में कौन सा जीन हावी रहेगा, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव जीन्स, दूसरे जीन्स के रहने के बावजूद भी, इज नोन एज डोमिनेंट जीन्स, उस जीन को कहते हैं डोमिनेंट जीन। It dominates the recessive genes for the same characteristic on the other chromosomes of the pair। दूसरे पेयर क्रोमोजोम को रहने के बावजूद, जीन में दूसरा क्रोमोजोम में दूसरा जीन रहने के बावजूद भी वो डोमिनेंट जीन ही आपको डोमिनेट्स करता है। हमेशा अच्छाई की जीत होती है ना। अगर सिर्फ बुराई रहे, एक तालाब में सिर्फ बुराई रहे, या एक लोटे में सिर्फ बुराई रहे, या एक घर में सिर्फ बुराई रहे, तभी बुराई की जीत होगी, और नहीं तो अगर एक अच्छाई है और एक बुराई है तो अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हार होगी। सिर्फ ये सिंपल सा रूल अगर आप याद रखते हैं तो डोमिनेंट और रेसेसिव को आसानी से समझते हैं। The genes which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene is called a recessive gene। और वह जीन जो कि अपीयर तो होता है, which can decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene is called a recessive gene। और यह जीन एक ऐसा है जो कि प्रेजेंस तो होता है लेकिन वो आपका डोमिनेट नहीं होता है, दैट जीन इज रेसेसिव जीन। इसका डिफिनीशन हो गया, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
only in the presence of another identical gene is called a recessive gene। और recessive gene तभी आपका डोमिनेट होगा जब उसका पार्टनर भी रेसेसिव होगा, यानी मैं और मेरा पार्टनर यदि दोनों रेसेसिव हैं तभी हमारा रेसेसिव जीन कार्य करेगा। नहीं तो अगर एक भी जीन आपका जोड़े में डोमिनेंट आ गया तो वो हमेशा डोमिनेंट जीन ही जीतेगा, हमेशा अच्छाई जीतेगी। द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर। डोमिनेंट जीन को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रेसेसिव जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर। और रेसेसिव जीन को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल टी है फॉर टॉलनेस, तो ये क्या हो गया डोमिनेंट जीन। स्मॉल टी जो है ये क्या है आपका डॉर्फनेस है। स्मॉल टी जो है वह डॉर्फनेस को शो करता है, तो ये क्या हो गया हमारा रेसेसाइव हो गया। ये डोमिनेंट है और ये हमारा रेसेसाइव है ना। For example, in the pea plants, the dominant gene for tallness is T and the recessive gene for dwarfness is a small t. Thus, when we write the genetic cross for pea plant, then the capital T represents tall and a small t represents dwarf. Genotype. अब हम लोग देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप shows the genetic constitution of an organism. जीनोटाइप जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को शो करता है। इन सिंपल वर्ड्स, जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप जो है वो डिस्क्रिप्शन है जीन का प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट होते हैं जीन उसका डिस्क्रिप्शन क्या है जीनोटाइप। जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर्स। जीनोटाइप हमेशा पेयर ऑफ लेटर्स में रहेंगे, सच एज कैपिटल टी टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी टी, वेयर टी एंड टी आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। हम जानते ही हैं कि कैपिटल टी फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। The characteristic or trait which is visible in an organism is called its phenotype। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपका विजिबल होता है ऑर्गेनिज्म में, जिसे कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं, वो कहलाता है फेनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग टॉल और डॉर्फ आर फेनोटाइप ऑफ ए प्लांट बिकॉज दीज ट्रेट्स कैन बी सीन बाई अस that are visible to us. The phenotype of an organism is actually its physical characteristic which is determined by its genotype। वास्तव में phenotype जो होता है वो आपका क्या होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि डिटरमाइंड होता है उसके जीनोटाइप से। फेनोटाइप जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिज्म का, और डिटरमाइंड कैसे होता है निर्धारित कैसे होता है जीनोटाइप से। For example, genotype TT or small tt represents in a tall phenotype and the genotype small tt results its dwarf phenotype। अब हमें कैपिटल टी ये दोनों जोड़ा है ना, तो ये दोनों क्या होंगे अगर है तो व्यक्ति क्या होगा टॉल होगा। यहाँ कैपिटल टी भी आपका डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है ना, डोमिनेंट प्लस डोमिनेंट देता है क्या डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट अगर रहेगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा डोमिनेंट होगा, यानी व्यक्ति क्या हुआ टॉल हुआ। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी व्यक्ति क्या होगा टॉल होगा, क्योंकि डोमिनेंट प्लस रेसेसाइव भी आपका डोमिनेंट होगा, यानी व्यक्ति क्या होगा टॉल होगा। क्लियर। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी अगर है तो व्यक्ति क्या होगा डॉर्फ होगा। दैट मीन्स रेसेसाइव प्लस रेसेसाइव जीन, ठीक है, दोनों जीन अगर रेसेसाइव है तो क्या होगा रेसेसाइव जीन होगा, यानी व्यक्ति क्या होगा डॉर्फ होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसाइव। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डोमिनेंट और रेसेसिव जीन कार्य करते हैं। और ये टी
टीटी टीटी, ये तीनों क्या हो गया हमारा, ये जीनोटाइप हो गया। यानी बॉडी में हमारे क्रोम में जो जीनोटाइप मौजूद है वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स गुण के कारण है। और ये जो टॉल टॉल डॉर्फ है ये क्या हो गया, ये हमारा फेनोटाइप हो गया, जैसे कि हम लोग आंख से देख सकते हैं, है ना, रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप। When two parents cross or breed to produce progeny or offspring, then progeny is called first filial generation or F1 generation. जब पेरेंट्स जो है वो क्रॉस करते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स क्रॉस किए और उसके बाद जो प्रोगेनी आया, जो चाइल्ड आया, उसे कहते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। उसे क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। जिस जहां से हम लोग रीडिंग करना शुरू किए तो वो दो पेरेंट्स लिए तो उन दोनों से जो प्रोगेनी आया तो उसे कहते हैं F1 जनरेशन, वेयर F स्टैंड्स फॉर फाइलियल विच डिनोट्स प्रोगेनी ऑफ अ क्रॉस। और ये फाइलियल जो है वो क्या चीज को डिनोट करता है, प्रोगेनी को। और प्रोगेनी क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है। व्हेन द फर्स्ट जनरेशन प्रोगेनी क्रॉस और ब्रीड among themselves to produce second generation progeny, then this progeny is called second filial generation or F2 generation। अब F1 जनरेशन जब क्रॉस करता है और उससे फिर जो प्रोगेनी आते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसे कहते हैं सेकंड फाइलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। In other words, the generation produced by crossing two F1 progeny is called F2 generation. An example will make it more clear. Mother and father are parental generation. Mother और father क्या हो गए, parental generation हो गए। Their children are F1 generation और उनके बच्चे जो हो गए वो क्या हो गए, F1 generation। And the grandchildren are F2 generation। और बच्चों के जो बच्चे हो गए यानी कि मम्मी पापा के दादा जी हो गए, बन गए, तो वो जो बच्चे हो गए, जो पोता पोती हैं, वो हो गए F2 जनरेशन। यानी पेरेंट्स, ठीक है, और रिलेशन है सन्स या डॉटर्स हो, और फिर इनके ग्रैंडसन और डॉटर्स हो, ग्रैंड सन है या डॉटर्स। एक पेरेंट्स देख रहा है क्या कि हमारे को क्या है, सन और डॉटर भी है। आज उनकी उम्र 80 साल है, 80 इयर्स है, और ये एंजॉय कर रहे हैं सन और डॉटर एंड ग्रैंड सन और डॉटर्स, और सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देख रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या, ये फादर और मदर कहते हैं क्या, ये दोनों मिक्स करके बनाए पेरेंट्स, कह रहे हैं क्या, ये देखो ये हमारा F1 जनरेशन है ना। और F1 जनरेशन में देखो अब हमारे को पुतू और दामाद आ गए, तो अब हमारा F2 जनरेशन देखो इसमें क्या डिफरेंसेज है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, है ना, में क्या डिफरेंसेज है। F1 हमारा खून है, अब हमारे ब्लड में देखिए ये मिक्स कर रहा है बाहर से आया हुआ ब्लड, यानी हमारी बहू और हमारी बेटी है तो उसके लिए दामाद, है ना। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में वो देख रहे हैं डिफरेंसेज, यानी पोती पोते नाती और नाते नतनी में डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया, दिस इज द पेरेंट्स F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन।